अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े अहम सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज शो में हमारा फोकस रहेगा इस्लामाबाद के ऊपर, क्यों ना हो, क्योंकि जो हालिया सीज फायर है अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग के बाद, उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये दो दो अहम ममालिक हैं। इस जंग के जो दो अहम फरीक हैं, ईरान है, अमेरिका है। इसके जो वफूद हैं वो पाकिस्तान पहुंच रहे होंगे कल। ये अहम जो मुज़ाकरात हैं दोनों के दरमियान सीज़ फायर के बाद ये शुरू होने जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से जो नुमाइंदगी कर रहे होंगे इन मुज़ाकरात की, वो उनके नायब सदर कर रहे होंगे। और इससे पहले इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हलचल भी हमें दिखाई देती है, बहुत सारी आम मीटिंग्स होती हुई हमें दिखाई देती हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने आज इंतहाई मसरूफ दिन गुजारा है। एक तो उनकी हमारे फील्ड मार्शल जो हैं आसिम मुनीर, उनसे मुलाकात हुई है। सैयद आसिम मुनीर से जो मुलाकात उनकी हुई है उसमें इन मुज़ाकरात को किस तरह से लेकर चलना है, पाकिस्तान में इसका क्या किरदार रहेगा, पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है, ये सारी चीज़ें इस मुलाकात में तय की गई हैं। साथ ही साथ वज़ीर आज़म को आज जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनके जो सरबराहान हैं उनकी तरफ से टेलीफोनिक कॉल्स भी मौसूल हो रही हैं। और पाकिस्तान को मुबारकबाद दी जा रही है इस अहम किरदार पर, जिस तरह से उसने अपना ये रोल अदा करते हुए इस जंग को रुकवाया है और इस जंग को अब मुज़ाकरात की टेबल तक पाकिस्तान लेकर आया है। लेकिन इन मुज़ाकरात को जैसे खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि सबूताज करने की कोशिश की जा सकती है इज़राइल की तरफ से और भारत जैसे ममालिक की तरफ से। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इज़राइल ने इसी दौरान, इसी सीज़ फायर के दौरान लेबनान पर एक अटैक किया और उस अटैक के बाद ये कहा जाने लगा ईरान की तरफ से कि वो भी इसका जवाब देगा। लेकिन फिर से पाकिस्तान की जानिब से इंटरवीन किया गया, फिर से पाकिस्तान ने ईरान से दरखास्त की कि आप इस अटैक का अभी जवाब नहीं दीजिए। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे होंगे कल, यानी 10 तारीख से। उन मुज़ाकरात में ये सारी चीज़ें जो हैं ये टेबल टॉक पर डिस्कस हो रही होंगी। और उसके बाद हमने देखा कि ईरान ने इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। लेकिन जी, ये खिलाफ वर्जी तो बहरहाल की जा रही है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर जो हैं उनकी तरफ से भी जो लफाजी जंग है, वॉर ऑफ वर्ड्स जो है वो जारी है। और कहा जा रहा है कि अगर इस सीज फायर को कामयाब बनाना है तो ये जो लफाजी जंग है इसको रोका जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि ट्रंप की जिस तरह से उनके बारे में जैसे एक राय पाई भी जाती है, एक तासुर पाया जाता है दुनिया भर में कि वो जब भी किसी मुल्क से मुज़ाकरात कर रहे होते हैं, अपने कुछ मुतालबात मनवाना चाहते हैं, तो कोशिश ये करते हैं कि जो ब्लैकमेलिंग का एक सिलसिला है, जो दबाव का एक सिलसिला है, उसको साथ साथ लेकर चलते रहें। लेकिन ये जो मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं, इसमें आपको बताएं कि दोनों फरीकैन जो हैं वो इंतहाई संजीदा दिखाई देते हैं। बहुत सारी जगहों पर ये राय पाई जाती है कि अमेरिका चाहता था कि वो इस जंग से किसी तौर निकल जाए, क्योंकि इस जंग से अमेरिका को माली नुकसान तो हुआ ही हुआ है। लेकिन ट्रंप, उनके मुआवजे की बातें भी होने लगी थी, उनके जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं उनमें हार की बातें भी होने लगी थी। अमेरिकी अवाम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इज़राइल, जिसने इस जंग में धकेला है अमेरिका को, उसके कहने पर इस जंग को मजीद तूल दिया जाए, इसको मजीद खींचा जाए। और इस सारे प्रेशर के बाद हमने देखा प्रेशर सिर्फ वहां के अवाम का ही नहीं था, प्रेशर उन खलीजी ममालिक के रहनुमाओं का भी था जो इस जंग में निशाना बने, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उन ममालिक के अंदर अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद थे जहां से ईरान के खिलाफ कुछ कार्रवाइयां की गई। और उसके बाद ईरान ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए इन ममालिक पर हमले किए। और जाहिर है इस दबाव के साथ साथ पाकिस्तान की एफर्ट्स बहुत ज्यादा थी। और पाकिस्तान की एफर्ट्स, नाज़रीन, आप जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी कि इस जंग को रोका जा सके। और पाकिस्तान जो है ज़ाहिर है कि इस सारे मामले से हासिल नहीं करना चाहता है, इससे दुनिया का अमन जो है वो हासिल करना चाहता है। पूरी दुनिया में ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी जंग से, जिसे कहा जा रहा था कि तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है अगर ये जंग जो है तवालत इख्तियार करती है, तो उस जंग से पाकिस्तान ने इन तमाम दुनिया के ममालिक को बचाया है। और हम देख रहे हैं कि दुनिया के जो तमाम अहम तरीन ममालिक हैं उनकी जानिब से कॉल्स का सिलसिला भी जारी है। सीज फायर हो चुका है, ईरानी वफ्द के कुछ लोग जो हैं वो आज इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, कुछ मजीद मेहमान जो हैं वो आज रात और कल अर्ली मॉर्निंग मुतवक्के है उनकी आमद। और उसके बाद ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला है ये शुरू हो जाएगा। इस्लामाबाद में 2 दिन जी तातील का ऐलान किया गया है। सिक्योरिटी के ज़ाहिर है कि इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। लेकिन अब ये सूरत-ए-हाल किस तरफ जाती है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होगा इन दोनों ममालिक पर और ख़ास तौर पर अमेरिका के ऊपर। अमेरिका
اس میں ابھی کیا کردار ادا کرنے جا رہا ہے، خاص طور پر جو اسرائیل کا اس کے اوپر ایک پریشر ہے، ایک دباؤ ہے، کیا وہ ان مذاکرات کے اندر بھی مخل ہوگا؟ کیا یہ ہم دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں امریکہ ابھی بھی وہی موقف اختیار کرے گا جو اسرائیل کا موقف رہا ہے، یا امریکہ اب معاملات کو سمجھ چکا ہے اور اب جو ہے وہ اپنا مفاد دیکھے گا، اپنے عوام کا مفاد دیکھے گا اور اسرائیل کی نہیں سن رہا ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ ایران جو ہے اس نے جو شرائط رکھی ہیں وہ کس حد تک امریکہ کے لیے قابل قبول ہوتی ہیں؟ یہ سارے سوالات لے کر ہم چلیں گے، رخ کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں بریگیڈیئر رچرڈ ہارس نواز صاحب، ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ، نوازش آپ نے وقت نکالا۔ بریگیڈیئر صاحب، بہت زیادہ امیدیں تمام دنیا نہیں، نہ صرف ہم نے، پاکستان نے جوڑ لی ہیں، بلکہ پوری دنیا نے بہت زیادہ امیدیں جوڑ لی ہیں ان مذاکرات سے۔ نتائج وہی نکلیں گے جو متوقع ہیں، یا خدا نخواستہ نتیجہ کچھ اور ہو سکتا ہے بریگیڈیئر صاحب؟ نہیں، دیکھیں آسم بات یہ کہ وی شوڈ ایکسپیکٹ کہ تسلی رکھنی چاہیے، جتنی پاکستان نے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دن رات لگائے ہیں امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بات کی، ڈائریکٹ کمیونیکیشن کر کے، پھر ایران کے ساتھ، پھر سعودی عرب کے ساتھ سب سے بات کی ہے، کوشش یہی کی ہے کہ اس کو ڈیفیوز کیا سچویشن کو، جو 2 دن پہلے بہت خراب ہو گئی تھی جب اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا، اور ایران نے اس کے بعد جا کے ان کے اوپر حملہ کر دیا، تو وہ کافی حالات خراب ہوئے تھے۔ لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو اللہ کا شکر ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل نے کافی کوشش کی ہے یہ اسپائلر بننے کی، جو لبنان میں جو ظلم بربریت کر رہے ہیں، آج بھی تقریباً 300 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں، اور اس پہ وہاں پر ایک قسم کی وہاں پر وہ بہت شوق بنایا جا رہا ہے۔ تو لیکن ڈسپائٹ دا فیکٹ ایران اور امریکہ مذاکرات پہ تیار ہیں، اور ان کے پوائنٹ بھی ایک دوسرے کو مل چکے ہیں، وہ اس کو آپ ظاہر ہے جوڑے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے ہم نے کیسے کرنا ہے، بٹ اوور آل اگر دیکھا جائے تو اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، اٹ از ڈویبل۔ اور ایران کے پوائنٹ بھی جو ہیں وہ میرے خیال میں تقریباً امریکہ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، لائک امریکہ کے پوائنٹ جو ایران ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ انشاءاللہ پاکستان کی میڈیشن میں، پاکستان کی سربراہی میں جو فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پرائم منسٹر پاکستان کریں گے، اس کے اندر مجھے بہت امید ہے کہ پازیٹو خبر آئے گی، اور ایک اسلام آباد اکارڈ بنے گا جو ہمیشہ بہت عرصے تک یہ قائم رہے گا، اور نام دیا جائے گا اسلام آباد اکارڈ کا۔ اور اس وقت پوری دنیا کی فوکس پاکستان کے اوپر ہے، پاکستان کی سفارتکاری جو ہے بہت عروج پر ہے۔ جو کارنامہ پاکستان نے مار کے حق پہ کیا تھا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے، یہ زیادہ مرنے مند اس کا ہے، کیونکہ اس وقت سے پاکستان کی فوج، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے فیلڈ مارشل کا امریکہ نے بڑا اس کو ایکسیپٹ کیا، ان کو وہاں وائٹ ہاؤس گئے، وہاں ان کے کافی زیادہ پذیرائی ملی، جب سے ان کو پسند کرتے ہیں، اور یہ دس شوز لاٹ آف ٹرسٹ امریکہ کا بھی، ایران کا بھی، کہ وہ ٹرسٹ کے طور پہ پاکستان کو سلیکٹ کیا، اور یہ انڈیا کی آپ کو پتا ہے کس طریقے سے کا شکار ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ دونوں پارٹیاں کتنی تحمل کا مظاہرہ کرتی ہیں، کتنا سوچتے ہیں کہ یہ دنیا بہت تباہی کے دہانے سے بچ گئی ہے۔ ایک قسم کے لوگ سمجھ رہے کہ شاید اس کے بعد تیسری عالمی جنگ سٹارٹ ہو جائے، اللہ نے وہ بچا لیا۔ دنیا کی جو ہے ممالک وہ پاکستان کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ کیا۔ میں تو یاد تک کہوں گا کہ اب پاکستان جو ہے بالکل وہ ایکچولی نوبل پرائز کا حقدار بن جاتا ہے، جس طریقے سے بالکل پاکستان نے یہ دنیا کی تباہی سے بچایا۔ تو وی شوڈ ہیو پازیٹیو تھنگ، لیکن مجھے یقین ہے اس کا آؤٹ کم پازیٹیو ہوگا، اور یہ اسلام آباد اکارڈ ہوگا، اور انشاءاللہ اس دنیا میں پاکستان ایک بہت ہی کامیاب سفارتکاری کے طور پہ، اور پاکستان کا فیلڈ مارشل عاصم منیر ایک کامیاب سپہ سالار جو پاکستان کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں، اور وہ پتہ چلے گا۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، میں چاہوں گی کہ کچھ یہ جو دونوں جانب سے شرائط رکھی گئی ہیں، ان شرائط کا بھی اگر ہم جائزہ لے لیں دونوں طرف سے۔ پہلے میں چاہوں گی کہ امریکہ نے جو شرائط رکھی ہیں، خاص طور پر یورینیم افزودگی کو لے کر، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں اس شرائط نامے میں، ان نکات میں، جو ڈیڈ لاک کا باعث بن سکتے ہیں بریگیڈیئر صاحب؟ دیکھیں آسما، اس میں آپ یاد رکھیں ایران جو امریکہ کے پوائنٹس ہیں وہ ڈویبل ہیں۔ نمبر 1، جو پہلے مذاکرات ہو رہے تھے جنوا میں لڑائی سے پہلے بھی، ایران ہیڈ ایگریڈ کہ میں 460 کلو گرام جو انرچ یورینیم ہے وہ میں اس کو نہیں استعمال کریں گے، اور وہ ہم کسی جگہ سیف ملک میں رکھوا سکتے ہیں، یہ بھی انہوں نے بات کی۔ نمبر 2، انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ایک ہمارا رائٹ ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کا، 2 سے 3% جو یورینیم ہم انرچ کر سکتے ہیں، وہ صرف
آپ کا میڈیکل کے لیے اور انرجی کے لیے، تو وہ میرے خیال میں ظاہر ہے کہ وہ الاؤ ہو جائے گا۔ نمبر 2 ایران چاہتا ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ رجیم چینج، وہ میرے خیال رجیم چینج ہو چکی ہے، وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ میزائل کے اوپر نہیں بات بنے گی، کیونکہ ایران کبھی میزائل کی اپنی رینج کم نہیں کرے گا، کیونکہ پھر تو بالکل ہی وہ اس کی کمزور پاور ہو جائے گی۔ تھرڈ، اسٹیٹ آف ہارموز کے اوپر بات ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی۔ ایران چاہتا ہے کہ اس پہ ضرور وہ، کیونکہ جتنا اس کا نقصان ہوا وہ اسی اسٹیٹ آف ہارموز سے شپس گزریں گے، ان سے وہ جو ٹیکس لگائیں گے اس پہ وہ پورا کرے گا، اور شاید امریکہ اس کے اوپر مان بھی جائے، پاسبل ہو جائے گا۔ تو یہ مین پوائنٹ جو ہے وہ امریکہ کے یہی پوائنٹس ہیں جو کہ پاسبل ہیں۔ ایران کے پوائنٹ جو ہے وہ بھی ایران از جسٹیفائڈ۔ اگر ایران کہتا ہے کہ میں نے اپنے میزائل جو نیوکلیر ٹیکنالوجی ختم کر رہا ہوں اور میں زیرو لیول پہ لے کر آ رہا ہوں، اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن بھی آ کے چیک کر لے، یہ کنفرم ہوتا ہے، تو پھر اس کے اوپر اکنامک سینکشن ختم ہو جانے چاہیے، نمبر 1 جو ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 ایران چاہتا ہے مجھے گارنٹی دیجیے کہ آئندہ امریکہ اور اسرائیل میرے پر اٹیک نہیں کریں گے، وہ بھی وہ کسی ملک جس سے وہ تسلی گارنٹی دیں، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3 اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ وار ریپریشن کے طور پہ وہ کہتا ہے مجھے اسٹیٹ آف ہارموز سے میں ٹیکس لگاؤں گا، میں وہ جو پیسہ ارن کروں گا وہ ریکنسٹرکشن آف ایران کے اوپر لگاؤں گا، وہ بھی میرے خیال میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ تصفیہ طلب ہے۔ باقی جو اس نے امریکہ کے 6 پوائنٹ صرف نیوکلیر کے اوپر ہیں، اور وہ سارے پوائنٹ ایک جیسے ہیں، تو وہ اس طرح کے کریں تو میرے خیال میں 90% جو سالو ہو سکتے ہیں۔ اور 1-2 پوائنٹ کے اوپر پاکستان بھی جب ثالث سے کردار ادا کر رہا ہے، وہ بھی اس کو اسٹڈی کرے گا، دونوں کے نقطہ نظر دیکھے گا، اور کہیں نہ کہیں انشاءاللہ اس کا حل نکل آئے گا۔ چلے جی، اسی اچھی بات پر جو بھی آپ نے کی ہے ساری سچویشن بتانے کے بعد کہ انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی بہتر اور پائیدار حل نکل آئے گا۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں بتا رہے تھے کہ مذاکرات جو ہیں یہ کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر جو دونوں جانب سے ناظرین مطالبات رکھے گئے ہیں، ایران کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے، اس پر جب ٹیبل پر بات ہو رہی ہوگی تو کون سے ایسے نکات ہیں جو زیادہ کہا جا رہا تھا کہ جی ڈیڈ لاک کا باعث بن سکتے ہیں، تو اس پر دونوں ممالک کے پاس آپشنز کیا موجود ہیں۔ مزید بھی اسی سارے مذاکرات کے سلسلے کو ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے۔ پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد ملیے۔ ویلکم بیک جی۔ پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں ہونے والے ان مذاکرات کی جس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے ایفرٹس کی وجہ سے ہمیں سیز فائر ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے امریکہ اور ایران کے بیچ۔ البتہ جس طرح سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، سوچا جا رہا تھا کہ سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اسرائیل کی طرف سے، اس سارے معاملے کو جس طرح سے مذاکرات کی طرف بڑھ رہا ہے، اس سچویشن میں کوئی نہ کوئی اٹیک دوبارہ سے کیا جا سکتا ہے، سیز فائر کی خلاف ورزی کی جا سکتی ہے، تو یہ خلاف ورزی ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دی ہے۔ لبنان کے اندر اٹیکس کیے گئے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر کے جو ان پسند ممالک ہیں انہوں نے اس کے اوپر رد عمل بھی دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کو اس سے رکنا چاہیے ہے۔ یہ ریکویسٹ کی گئی ہے آج لبنان کی جانب سے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کہ جی آپ انٹروین کیجئے۔ اب ناظرین آپ اس سے اس چیز کا اندازہ لگائیے کہ پاکستان کا کردار کتنا امپورٹنٹ ہے، پاکستان کو کتنی امپورٹنس دی جا رہی ہے، اور پاکستان پر کتنا زیادہ دنیا بھر کے ممالک کی جانب سے اعتماد کیا جا رہا ہے کہ اب ایران کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ لبنان بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کرے، اور یہ جو اٹیکس اس کے اوپر ہو رہے ہیں امریکہ سے بات کر کے، یہ جو اٹیکس ہیں یہ کسی طور رکوائے جا سکیں۔ اب لیٹس سی اس پر کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت جی امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں، ریپبلکن ہیں، ٹرمپ کے بڑے حامی ہیں، پر میں اس لیے زور دے رہی ہوں کہ پچھلے دنوں جب ہماری ان سے گفتگو ہوئی تو کہیں نہ کہیں یہ ٹرمپ کے فیصلوں کو لے کر کچھ خائف دکھائی دیے۔
अभी ये जो सीज़ फायर का फैसला है ट्रंप की तरफ से और ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जो वफ़्द पाकिस्तान पहुँच रहा है अमेरिका का, उसको ये किस तरह से देखते हैं? क्या राय रखते हैं? अमेरिका में क्या कुछ हो रहा है इस बारे मामले मामले को लेकर? क्या सोच पाई जा रही है ख़ास तौर पर अवाम के अंदर? ये हम जानने की कोशिश करते हैं। साजिद तारड़ साहब ने हमें जॉइन किया है। उनसे साजिद साहब बहुत नवाज़िश, आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक़्त निकाला। मैं साजिद साहब सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि अमेरिका में क्या सोच पाई जा रही है इस वक़्त इन मुज़ाकरात को लेकर जो इस्लामाबाद में होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके देखने वालों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान हर दुनिया की हर अखबार, हर न्यूज़पेपर, हर टीवी चैनल पर और दुनिया के हर कैपिटल में इस वक्त पाकिस्तान की बातें हो रही हैं, जो मैं समझता हूँ हर बेशक, पाकिस्तानी के लिए बायसे फ़ख्र है, नंबर वन। दूसरा, मैं ये बेशक। कहूँगा कि अमेरिकन अवाम जंगों से बेजार थे और डोनाल्ड ट्रंप साहब को वोट देने की वजह भी यही थी कि उन्होंने अपने आप को एज ए एंटी वार प्रेसिडेंट जो वो बना के सामने लाए। अमेरिकन अवाम बल्कि अभी तक फाल ऑफ काबल के जख्म जो है वो तकलीफ नहीं भूल पाए। और मैं समझता हूं कि एंटी वार रैलीज भी निकली। अमेरिकन अवाम, जनरल अवाम जो है वो वार के खिलाफ है। अभी उसकी एक मिसाल देना चाहूंगा कि गाजा के अंदर जो जुल्म सितम हुआ, उसके बेस पे आप देखें किस तरीके से अमेरिकन अवाम ने रिएक्ट किया। बल्कि ममदानी साहब जो कि मेयर इलेक्ट हुए न्यूयॉर्क, वो बिल्कुल एंटी गाजा मूवमेंट के ऊपर वो इलेक्ट हुए। तो आप उसी से अंदाजा लगा लें कि बिल्कुल। अमेरिकन अवाम जो है इस चीज में नहीं है। और ये एक्सप्लेन करना होगा फ्यूचर के अंदर रिपब्लिकन पार्टी को कि ये जंग अमेरिका की थी या इजराइल की जंग थी, अमेरिका फर्स्ट था या इजराइल फर्स्ट था। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन जो है नवंबर में है। It will be an uphill battle for Republican Party to convince people कि this was an American war. यहाँ पे ये अर्ज करना चाहूंगा कि बताया तो यही गया था कि ईरान जो है वो बहुत करीब था एटॉमिक वेपन बनाने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में अभी बहुत से ऐसी चीजें मौजूद हैं टेबल पर जो कि एक्सप्लेन करनी होंगी, अवाम को एतमाद में लेना होगा। लेकिन मैं आज बहसीत पाकिस्तानी अमेरिकन बहुत खुश हूं मैं आज कि मेरे वतन अजीज का जिक्र दुनिया के हर कैपिटल में हो रहा है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तानियों के सर जो हैं वो फ़ख्र से बुलंद हुए हैं। ज़ाहिर कोई छोटी चीज़ नहीं है। आपने एक जिसे कहा जाए कि तीसरी आलमी जंग जो है वो छिड़ सकती थी सारे मामले पर, और हमारे वज़ीर-ए-आज़म और हमारे फ़ील्ड मार्शल ने जिस तरह से अपना किरदार अदा किया इस सारी चीज़ को रोकने में, और जिस तरह से सीज़ फायर हुआ है, और फिर सबसे बड़ी बात कि मुज़ाकरात जो हैं ये पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर हो रहे हैं। तो पूरी दुनिया पर पाकिस्तान का जो एक मुस्बत किरदार हमेशा रहा है वो अब बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो गया है। अच्छा, सारिद साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका के अवाम अभी भी ये समझते हैं और इसी चीज़ पर यकीन रखते हैं, जो कि ज़ाहिर है एक हकीकत भी है, कि ये जो जंग है ये अमेरिका की जंग नहीं थी, ये इज़राइल की जंग थी। जानना मैं आपसे ये चाह रही हूँ साजिद तारड़ साहब कि अब डीजी वेंस जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो वो मुतालिबात जो लेकर आ रहे हैं वो मुतालिबात किसके हैं? वो डोनाल्ड ट्रंप के मुतालिबात हैं? वो मुतालिबात हैं जो अमेरिकी अवाम के मफाद में हैं? या ये वो मुतालिबात हैं जो इजरायली वजीर आजम के हैं, इजराइल के हक में हैं? साजिद साहब। देखिए, नंबर वन इस वक्त सबसे ज्यादा जो अर्ज ये करना चाहूंगा कि अमेरिका का पहला कंसर्न ये था कि ईरान जो है वो जोहरी ताकत न बन सके। दूसरा ब्लास्टिक मिसाइल्स के बारे में थी। तो मेरे ख्याल इस वक्त जो 15 शराइत अमेरिकन है उनमें ज्यादातर चीजों पे एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन जो चीज अभी टेबल पर मौजूद है वो अभी तक यूरेनियम एनरिचमेंट है। दूसरा उसमें जाहिर है इजराइल के मुफाद भी होंगे। अब उसके बारे में ये मैं कहना चाहूंगा कि इजराइल के हवाले से अगर किसी ने देखना हो तो इस वक्त एपैक जो है वो अमेरिका में $100 मिलियन से ज्यादा अमेरिकन सियासत पे, अमेरिकन इलेक्शन पे स्पेंड करती है पर ईयर। तो अल्टीमेटली यहाँ से जो चीजें जाती हैं उनको, और दूसरा अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल हमारे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा है। इन चीजों को एक्सप्लेन करना, इन चीजों के साथ स्टिक करना, अभी इस पे टाइम लगेगा इस चीजों को सेपरेट करना। लेकिन मैं समझता हूँ ये जंग बंदी आज भी बीबी नेतन्याहू इजराइल ये नहीं चाहता था कि जंग बंद की जाए। और भी कई ऐसे अवामिल मौजूद हैं और कई ऐसी इस्लामिक कंट्री भी मौजूद हैं जो कि इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे फील्ड मार्शल साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर डार साहब की कोशिशें, दिन रात की अनथक कोशिशें, जिस तरीके से उन्होंने लॉबी किया, रियाज को लॉबी किया, उन्होंने ईरान को, तेहरान को लॉबी किया, वाशिंगटन डीसी, बीजिंग को लॉबी किया। सबसे बड़ी बात जो अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे फील्ड मार्शल साहब का सबसे बड़ा कारनामा ये था कि उन्होंने सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज को इस जंग में आने से रोके रखा।
क्योंकि ये अगर वो इसमें आते और एक दूसरे के साथ लड़ के कमजोर हो जाते तो ये ज़ायनिस्ट माइंडसेट की विक्ट्री होती। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कारनामा है। ये बहुत बड़ा कारनामा है। अच्छा, बसारिक तारड़ साहब, आप तो डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीबी समझे जाते हैं, उनकी शख्सियत के तमाम पहलुओं को भी जानते हैं। मुझे और मेरे नाज़रीन को बस ये बता दीजिएगा कि जब ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जब सीज़ फायर हो चुका है, चलिए इज़राइल तो लेबनान पर अटैक्स कर रहा है, सीज़ फायर के खिलाफ वर्जी कर रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ट्रंप की जानिब से जो एक लफाजी की जंग जो है, अल्फाज की जंग जो है, अभी भी जारी है, उस जंग को रोका जाना बहुत ज़रूरी है? ट्रूथ सोशल पर जिस तरह का उनका बयान सामने आया है कि अफवाह जो है हमारी इर्द गिर्द मौजूद रहेंगी, अगर ये मुज़ाकरात में कामयाबी नहीं होती है तो हम जो है दोबारा से अटैक कर सकते हैं और बहुत मजबूत अटैक्स हम कर रहे होंगे, जिस तरह की उनकी लैंग्वेज है वो भी आपने देखी। आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें जो है ये भी मुज़ाकरात पर असरअंदाज हो सकती हैं? हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हों कि इसका मुस्बत असर आएगा, ईरान प्रेशर में आ जाएगा, लेकिन ये चीजें कुछ और रुख भी इख्तियार कर सकती हैं साजिद साहब। देखिए, ये मेरे ख्याल में ये एक नॉर्म है। प्रेशर मेंटेन रखना होता है जब तक किसी फाइनल कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट पे ना पहुंचा जाए। ना सिर्फ आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये ट्वीट किया है, दूसरी साइड से राक्ची साहब ने भी इसी तरह के ख्यालात का इजहार किया है, जेडी वैंस साहब ने। मेरे ख्याल में ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं कि प्रेशर क्रिएट रखा जाए। लेकिन इजराइल ने जो लेबनान के ऊपर अटैक किया है, आज सारी दुनिया बल्कि यूके, यूरोपियन कंट्री सारे उसको रिग्रेट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद आज देखें, लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर से दोबारा इस चीज की गारंटी मांगी और उन्होंने गारंटी दी है। और मैं बिल्कुल इसको समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने प्रेसिडेंट ट्रंप से ये चीजें डिस्कस करके इसकी गारंटी दी है। मेरे ख्याल में ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, मुस्बत सोच होनी चाहिए। मैं बड़ा पुरुमीद हूं कि कल से जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो थिएटर सजेगा इस्लामाबाद अकॉर्ड के हवाले से, मेरे ख्याल में हम परमानेंट पीस की तरफ जाएंगे। और मैं समझ रहा हूं कि पाकिस्तान हैज बिकम, नॉट ओनली विल बिकम, हैज बिकम अ रीजनल पावर, रीजनल ब्रोकर। और यहाँ पे ये जरूर ख्याल रखना होगा कि इस वक्त आपका पड़ोसी मुल्क और इजराइल और बिलखसूस कुछ लोग अफगानिस्तान से और कुछ लोग पाकिस्तान से के अंदर से भी इन चीजों से खुश नहीं हैं और मुसलसल कोशिश करेंगे इस चीज को डीरेल करने के लिए। लेकिन मैं जो समझता हूं कि ये 1 साल से 11 महीने के अंदर ये दूसरा जो मास्टर स्ट्रोक है जो हमारे इस वक्त सियासी और अस्करी टीम ने जो किया है। फ्यूचर बिलोंग्स टू पाकिस्तान। बिल्कुल जी, और आपने सही फरमाया कि कोशिश हमारी यही है और इंशाल्लाह होगा भी यही कि मुज़ाकरात जो हैं ये मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ जा रहे होंगे। अभी तो ज़ाहिर है कि एक सीज़ फायर हुआ है, दोनों के दरमियान सबूताज करने की कोशिशें अपनी जगहों पर हैं, लेकिन हमारी जो कोशिशें हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, और सबसे बढ़कर ये कि हमारी नीयत बहुत अच्छी है। और शायद यही वजह है कि तमाम ममालिक जो है मुबारकबादें तो दे ही दे रहे हैं, लेकिन लेबनान जैसे ममालिक जो है वो भी खुद पाकिस्तान को इंटरवीन करने के लिए कह रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं कि जी आप हमारे यहाँ जो अटैक्स हो रहे हैं उनको भी रुकवाएं। साजिद तारड़ साहब, आप अमेरिका में क्या सोच पाई जा रही है? सदर ट्रंप क्या सोच रहे हैं, क्या सोचकर इस तरह के पैगाम अभी उनकी तरफ से आ रहे थे? आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा। वेलकम बैक जी। बात हम कर रहे हैं इस्लामाबाद में होने वाले उन मुज़ाकरात की जिनके जरिए कोशिश ये की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से कि किसी तौर ये जो सीज फायर आर्जी एक हुआ है इसको मुस्तकिल जंगबंदी की शक्ल जो है वो दी जा सके। और इससे पहले हमारे साथ मुख्तलिफ एनालिस्ट मौजूद थे, अपना तज्जिया दे रहे थे। लेकिन जहां हम पाकिस्तान ये एफर्ट्स करता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां 2 ममालिक की तरफ से ये खतरा पाया जा रहा था कि वो कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे मुज़ाकरात की जो कोशिशें हैं इनको सबूताज किया जा सके। उनमें एक तो ज़ाहिर है इजराइल है जिसने लेबनान के ऊपर अटैक्स किए, और दूसरा है जी हमारा पड़ोसी भारत, जो दुनिया भर में अपना एक मुस्बत इमेज बनाने के चक्कर में, जैसे कल बीबीसी ने एक सुर्खी भी लगाई कि मोदी पाकिस्तान को तनहा करने के चक्कर में खुद पूरी दुनिया में सिफारती तौर पर तनहा होकर रह गए हैं। और ये जो तन्हाई है जिसका जिम्मेदार भारत खुद है, उसका एक मकरूब किरदार है जिसकी वजह से दुनिया उससे पीछे हट रही है और पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की वजह से पाकिस्तान की तरफ आ रही है।
भारत ये समझने को तैयार नहीं है, वो भी इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं पाकिस्तान को समझता है और अपनी जो हरकतें हैं वो जारी रखे हुए है। क्या हरकतें हैं वो कहीं ना कहीं ऑब्वियस हो रही हैं, उसके मीडिया को आप देख लीजिए, उनके एंकर्स को आप देख लीजिए, मोदी मीडिया जो है, गोदी मीडिया जो है, वो सारी सूरत हाल जो है खुद ही अयां करता हुआ दिखाई देता है। अब इस सारी सिचुएशन पर भारत के इस नेगेटिव एक रोल पर हम बात करने जा रहे हैं राजा फैसल साहब से। जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तवील सहाफती करियर रखते हैं, सहाफी भी हैं, बड़े अच्छे राइटर हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स पर बहुत उबूर रखते हैं। हमारे साथ वीडियो लिंक पर उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। राजा फैसल साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। राजा साहब ये फरमा दीजिएगा कि चले दीगर दुनिया तो मुतासिर हो ही रही थी, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको इस जंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जाहिर है कि आबनाए हरमुज से बंद होने से जो 60% उसका एक तेल का जाहिर है कि बड़ा हिस्सा है वो भी यहीं से गुजरता था। तो भारत कहीं ना कहीं उसकी मईशत मुतासिर हो रही थी, फिर भी हमने देखा है कि उसने खुद को कहीं ना कहीं इस सारे मामले से बहुत ज्यादा दूर रखा है। क्यों राजा साहब? देखिए, ये एक हठधर्मी उनकी, और मेरे ख्याल में जब से ये वॉर स्टार्ट हुई उससे 3 दिन पहले से ही जो हमें सुनने को मिला भारत के बारे में कि हम मदरलैंड हैं और इजराइल फादरलैंड है, और वो उसके 3 दिन बाद ही हमें ये देखने को मिला कि कैसे जारियत की गई ईरान के खिलाफ। तो उस सारे तनाजुर में भारत जो है वो पहले दिन से ही उसको समझ ही नहीं आई कि वो करे क्या, और उसको इस चीज का भी अंदाजा था कि ये सारी की सारी जो एनर्जी सप्लाई है वो भी डिस्टर्ब होगी, जो कि हुई। और आज उनके यहाँ पेट्रोल की भी लाइनें लगी हुई हैं और साथ में एलपीजी गैस सिलेंडर्स की भी लाइनें लगी हुई हैं हर तरफ, जो कि पाकिस्तान में लाइनें तो नहीं लगी हुई लेकिन उनके यहाँ लाइनें जरूर लगी हुई हैं। इस सारे तनाजुर में इन्होंने शुरू में एक शिप मरवा दी ईरान की, INS देना, और फिर जो दूसरी शिप इनके पास ईरान की मौजूद थी, हाँ, और उसमें उन्होंने ब्लैकमेल किया कि हमारे आप जहाज निकलने दें तो हम ये वापस कर देंगे। इंतहाई डिटाई और शर्म का मुकाम है एक ऐसे मुल्क के लिए जो कि अपने आप को पता नहीं एक बहुत बड़ी ताकत समझना शुरू हो गया था और रीजनल पावर समझना शुरू हो गया था। अब आज आके सबको इनका जो 2+2 है वो सारे का सारा नजर आ गया है कि ये कितने पानी में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने देखा होगा कि वो लेजर आइड इनके जो फॉरेन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, वो लेजर आइड जो जिनको कहा करते थे कि ये कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते पाकिस्तान को बदनाम करने का और पाकिस्तान को आड़े हाथों लेने का, वो हमें किसी भी तरफ नजर नहीं आए। और कंप्लीटली इंडिया एक फेल्ड स्टेट नजर आया इस सारे में, चूंकि वहां पे आपको पता है कि उनकी प्रेफरेंसेस क्या है। वो बैठना चाहते हैं इजराइल के साथ, वो हमारे बारे में बुरे बुरे लफ्ज भी इस्तेमाल करते रहे, लफ्ज दलाल का लफ्ज इस्तेमाल किया। बंदा इनसे खुद पूछे लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भारत जो है वो सिफारती सतह पर तनहा हो गया और बड़े बड़े जो इंटरनेशनल इदारे हैं, जो बड़े बड़े सहाफी हैं, वो इस चीज का जिक्र कर रहे हैं। तो मैं ये जरूर चाहूंगी कि आप हमें, हमारे देखने वालों को ये जरूर समझाइएगा कि क्या ये भारतीय डिप्लोमेट कोर्स जो है ये उसकी नाकामी है ये सारा कुछ होना? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से कामयाबियां हासिल कर रहा था सिफारती महाज पर, वो पूरी दुनिया के सामने था। जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर एफर्ट्स कर रहे थे, जिस तरह से हमारे फील्ड मार्शल एफर्ट्स कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भारत जो है इस सारी चीज को भांपने में कहीं ना कहीं नाकाम रहा। और जयशंकर को हम देखते रहे कि वो इधर उधर की बातें करते रहे, लेकिन जो किरदार नेगेटिव ही सही, वी ऑल नो कि उनका किरदार नेगेटिव ही होना था, नेगेटिव ही होगा, लेकिन अब की दफा ऐसा दिखाई दिया कि वो भी किरदार अदा करने में बुरी तरह से नाकाम रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है उसने पूरी दुनिया में ये मनवाया कि पाकिस्तान के साथ पहले बहुत हद तक ज्यादतियां होती रही हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है हमेशा से नेक नीयत था, ये बात साबित हो गई। तो इसमें भारत के अंदर नाकामी किसकी है? देखिए, ये सबसे बड़ी नाकामी जो है इनकी डिप्लोमेटिक कोर की है कि वो किसी भी तरीके से कोई पॉलिसी वजह ही नहीं कर सके, वो चीजों को भाप नहीं सके कि ये जंग जो है ये कितनी बुरी हो सकती है खित्ते के लिए। और वो भी इसी खित्ते का हिस्सा है, वो भी इसी खित्ते के बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं और इनके ऊपर तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। एक ऐसा मुल्क जिसकी के लगभग 1.5 अरब आबादी है, उसको शर्म और हया करनी चाहिए थी और पीस की बात करनी चाहिए थी, उसको साइड्स नहीं लेनी चाहिए थी। पहले दिन से ही वो साइड्स लेते रहे और एक ऐसे मुल्क के खिलाफ साइड लेते रहे जहां से कि इनका वो 425,000 क्रूड ऑयल एवरी डे, 425,000 लीटर इनका क्रूड ऑयल वहां से आता था। और ये उनके साथ फिर इनकी साझेदारी भी है। वो जो हमें पता है कि जो इन्होंने
वहां पे वहां पे बहुत सी इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, बंदरगाह के ऊपर बहुत सी इन्वेस्टमेंट की हुई है, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सी इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो सब की सब अब धरी की धरी रह गई है और पूरी दुनिया में एक ही ये नैरेटिव लेके फिरते रहे। मुझे क्लोजिंग के लिए कहा जा रहा है, मेरे पास स्टेट है। लास्ट 30 सेकेंड्स हैं। राजा फैसल साहब, आई विश हम आपसे ज्यादा बात कर पाते। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि मोदी को अब इसका सियासी तौर पर भी नुकसान जो है वो भुगतना पड़ेगा। मईशत को तो डबो दिया उन्होंने, नो डाउट। बहुत ज्यादा नुकसान इनको भुगतना पड़ेगा आने वाले दिनों में, और ऑलरेडी से उनके ऊपर शदीद किस्म की तनकीद जो है वो शुरू हो चुकी है। वो फेसेस जो कि इनकी तारीफें करते थे, अब वो फेसेस इनकी बहुत ज्यादा तनकीद करना शुरू हो गए हैं, एंड आई थिंक ही वोंट बी सीइंग एनी प्लेटफॉर्म फॉर हिम इन द फ्यूचर। ठीक है, और बिल्कुल ये करता हुआ तो हमें गोदी मीडिया भी दिखाई दे रहा है, जिसको बहुत कहा भी जाता है, नवाजा भी जाता है कि जी आपने मोदी की तारीफें करनी है, लेकिन अब उनके पास तारीफ करने के लिए कुछ रह नहीं गया है, कुछ छोड़ा नहीं है मोदी ने। बहुत शुक्रिया राजा फैसल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। इस दुआ के साथ कि जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं सीज फायर के बाद, ये मुस्तकिल जंगबंदी की शक्ल इख्तियार कर ले और दुनिया भर में अमन हो, जिसके लिए पाकिस्तान, खासतौर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे फील्ड मार्शल मुतहरिक हैं। आपसे दोबारा हम मुलाकात कर रहे होंगे नेक्स्ट मंडे। आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।